हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री का वो चैप्टर जिसे सब डरते हैं, पर है ये सबसे इंटरेस्टिंग, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात है साल 1840 की। इन 1840 फ्रेडरिक सोरियो prepared a series of four prints, visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics. देखो बखों, सोरियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट था। उसने एक सपना देखा और उसकी पेंटिंग बना दी। उसका सपना क्या था कि पूरी दुनिया में राजा महाराजाओं का रूल खत्म हो जाए और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स बने, यानी जनता का राज हो। Men and women are marching towards the Statue of Liberty. On the earth lie the shattered remains of absolutist symbols. पेंटिंग में ध्यान से देखो, लंबी लाइन लगी है, आदमियों की, औरतों की। वो कहाँ जा रहे हैं? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास, जो आजादी की निशानी है। और जमीन पर देखो क्या पड़ा है? टूटे हुए ताज, डूंडास, क्राउन्स। इसका मतलब मोनार्की, यानी राजा का सिस्टम टूट चुका है और लोग आजाद हो रहे हैं। ये बस एक सपना था, पर कहानी यहीं से शुरू होती है। तो नेशनलिज्म का पहला असली धमाका कहाँ हुआ? द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। जी हाँ, 1799 में याहन पावर राजा से छीन कर किसको दी गई? आम नागरिकों को, यानी फ्रेंच सिटीजन्स को। अब सवाल यह था कि सबको एक देश कैसे फील करें? मेजर्स लाइक ला पत्री, द फादरलैंड, एंड ले सिटोयन, द सिटीजन, एम्फसाइज्ड यूनाइटेड कम्युनिटी। उन्होंने नए आइडियाज ले। लापत्री मतलब ये हमारी पितृभूमि है। ले सिटोयन मतलब हम सब बराबर के नागरिक हैं। राजा का पुराना झंडा हटा दिया और नया ट्राई कलर फ्लैग लाया गया। फ्रेंच लैंग्वेज को मैं लैंग्वेज बना दिया गया ताकि सब एक भाषा बोलें। फ्रांस नेशन तो बन गया, पर फिर एंट्री हुई नेपोलियन बोनापार्ट की। नेपोलियन destroyed democracy in France, but made the administrative field rational and efficient through the Civil Code of 1804. नेपोलियन ने आते ही डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया और वापस डिक्टेटर बन गया। लेकिन रुकिए, उसने सिस्टम को बहुत सुधार दिया। वो लाया सिविल कोड ऑफ 1804, जिसे नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। इसके फायदे क्या थे? इट डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, established equality before the law, and secured the right to property. इस कोड ने कहा, राजा का बेटा होना कोई बड़ी बात नहीं, जानम से मिलने वाले सारे स्पेशल राइट्स खत्म, कानून की नजर में सब बराबर। फ्यूडल सिस्टम, जहां के संगुलम होते थे, उसको खत्म किया। वेट्स और करेंसी फिक्स कर दी। लोग खुश थे, पर कब तक? चलिए देखते हैं उस वक्त यूरोप की सोसाइटी कैसी थी। Landed aristocracy was the dominant class, but small in number. The new middle class emerged due to industrialization and stood for liberal nationalism. सोसाइटी दो हिस्सों में बटी थी। एक तरफ एरिस्टोक्रेसी, ये अमीर लोग थे, जमीनों के मालिक। ये गिनती में कम थे, पर पावरफुल थे। दूसरी तरफ नए आए मिडिल क्लास, डॉक्टर्स, टीचर्स, बिजनेसमैन। इन्होंने कहा हमें चाहिए लिबरल नेशनलिज्म, यानी आजादी। 1834 formation of Zollverein, customs union, abolished tariff barriers. इन मिडिल क्लास वॉलन को ट्रेड करने में दिक्कत होती थी, हर जगह अलग टैक्स। इसलिए 1804 में प्रसिया ने जोलवेराइन बनाया। इसने टैक्स बैरियर्स हटा दिए और करेंसीज को 30 से घाटा कर सिर्फ 2 कर दिया, यानी इकोनॉमिक आजादी मिल गई। लेकिन 1815 में गेम पलट गया। नेपोलियन वाटरलू की लादाई हार गया। After 1815, a new conservatism emerged. The Congress of Vienna was hosted by Duke Metternich to undo changes made by Napoleon.
नेपोलियन के हारते ही पुराने ख्यालात वाले लोग यानी कंजर्वेटिव्स वापस आ गए। ऑस्ट्रिया के डूक मेटरनिच ने मीटिंग बुलाई, कांग्रेस ऑफ वियना। उनका मकसद था नेपोलियन ने जो भी किया उसे मिटा दो और वापस राजाओं को गद्दी पर बिठाओ। लेकिन अंदर ही अंदर क्रांतिकारी यानी रेवोल्यूशनरीज तैयार हो रहे थे। रेवोल्यूशनरीज लाइक ज्यूसेपे मज़ीनी फाउंडेड यंग इटली। मेटरनिच कॉल्ड हिम द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। इटली का ज्यूसेपे मज़ीनी, उसने दो सीक्रेट सोसाइटीज बनाई, यंग इटली और यंग यूरोप। मेटरनिच उससे इतना डरता था कि उसने कहा, ये आदमी हमारे समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और फिर शुरू हुआ हंगामा। एज ऑफ रेवोल्यूशंस, द जुलाई रेवोल्यूशन 1813, बर्बन किंग्स वर ओवरथ्रोन। मेटरनिच रिमार्क्ड, व्हेन फ्रांस sneezes, द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। फ्रांस में फिर क्रांति हुई। राजा को हटाकर लुई फिलिप को हेड बनाया गया। मेटरनिच ने तब एक फेमस डायलॉग मारा, जब फ्रांस चींकता है तो प्योर यूरोप को जुकाम हो जाता है। मतलब फ्रांस में कुछ भी होगा तो असर प्योर यूरोप पर पड़ेगा। इसी बीच ग्रीस ने भी आजादी मांगी। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्ट्रगल बिगैन इन 1821। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 recognized Greece as an independent nation। ग्रीस जो ऑटोमन एम्पायर के अंडर था उसने लड़ाई लड़ी और फाइनली 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुई और ग्रीस एक इंडिपेंडेंट देश बन गया। अब आते हैं 1840 पर। जर्मनी में क्या हुआ? इन 1840 मिडिल क्लासेस डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल यूनिफिकेशन। द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन। जर्मनी के मिडिल क्लास लोग फ्रैंकफर्ट शहर में इकट्ठा हुए, सेंट पॉल चर्च में। उन्होंने कहा, हम एक पार्लियामेंट बनाएंगे और एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे। उन्होंने सोचा राजा को हेड बनाएंगे पर वो पार्लियामेंट के अंडर काम करेगा। किंग फ्रीडरिच विल्हेल्म रिफॉर्ट ऑफ प्रशिया रिजेक्टेड इट एंड जॉइंड अदर monarchs टू oppose द इलेक्टेड असेंबली। पर राजा तो राजा था। उसने कहा, मैं तुम्हारी पार्लियामेंट के नीचे काम नहीं करूंगा। उसने माना कर दिया और पार्लियामेंट को आर्मी की मदद से भगा दिया। ये कोशिश फेल हो गई। जब बातों से काम नहीं चला तो तलवार उठानी पड़ी। अब बारी थी जर्मनी की यूनिफिकेशन की। प्रशिया टुक लीडरशिप। ऑट्टो वन बिस्मार्क फॉलोड द ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। अब प्रशिया की आर्मी ने जिम्मेदारी ली। इसका आर्किटेक्ट था ऑट्टो वॉन बिस्मार्क। उसने कहा, भाषण से नहीं, ब्लड एंड आयरन, लोहा और खून से देश बनेगा। 3 wars over 7 years against Austria, Denmark and France ended in Prussian victory। 7 years में 3 बड़ी लड़ाइयां लड़ी गईं, प्रसिया जीत गया। और जनवरी 1801 में वर्साइल्स के ठंडे महल में प्रशियन किंग विलियम अनमी को जर्मनी का एम्परर घोषित कर दिया गया। जर्मनी यूनाइट हो गया। जर्मनी हो गया अब इटली की बारी। इटली was divided into 7 states। The heroes, Giuseppe Mazzini, a soul, Count Cavour, the brain, and Giuseppe Garibaldi, sword। इटली को जोड़ना आसान नहीं था। यहां 3 हीरोज थे, मज्जीनी जिसने आइडिया दिया, सोल, कवूर जिसने दिमाग लगाया, ब्रेन, और गरिबल्डी जिसने लड़ाई लड़ी, सोड। 1801 विक्टर एमेनुअल दूसरा was proclaimed king of यूनाइटेड इटली। कवूर ने डिप्लोमेसी की, गारिबल्दी ने साउथ इटली जीता और फाइनली 1801 में विक्टर इमानुएल दूसरा को यूनाइटेड इटली का राजा बना दिया गया। अब सवाल यह था कि देश को दिखाएं कैसे? जैसे हम भारत माता की फोटो देखते हैं। एलिगोरी, व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज एक्सप्रेस्ड थ्रू अ पर्सन। फ्रांस हैड मैरियान, जर्मनी हैड जर्मेनिया। यूरोप में आर्टिस्ट्स ने देश को फीमेल फिगर के रूप में दिखाया। फ्रांस में थी मरियन, लिबर्टी की निशानी। जर्मनी में थी जर्मानिया, जो ओक लीव्स का ताज पहनी थी,
क्योंकि जर्मन ओक बहादुरी का प्रतीक है। लेकिन कहानी का एंड थोड़ा खतरनाक है। नेशनलिज्म अच्छी चीज थी, पर एंड में ये डेंजरस हो गई। द बल्कन्स बिकेम द सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन। बिग पावर राइवलरी लेड टू अ सीरीज ऑफ वॉर्स। बल्कन्स एक ऐसा एरिया था जहां अलग अलग कल्चर के लोग रहते थे। वहां सब आपस में लड़ने लगे कि मेरा देश बड़ा बनेगा। ऊपर से बड़ी पावर्स रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड भी इसमें कूद पड़ी। इस लड़ाई ने आग लगाई और फाइनली 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। तो बखौं ये थी कहानी की कैसे यूरोप में नेशनलिज्म शुरू हुआ, जर्मनी इटली बने और कैसे बात वर्ल्ड वॉर तक पहुंची।